वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो राजनीतिक विज्ञान का मॉडल पेपर 6 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था? तो बच्चों 1961 के अंदर किया गया था। यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी है वो हमें बताना है। तो बच्चों उसके अंदर जो सितारे हैं वो टोटल 12 है। चीन की मुक्ति के समय चीन कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो बच्चों माओ था। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो बच्चों उत्तरी कोरिया। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान के शासन की बागडोर किसके हाथों में थी? तो बच्चों याहिया खान के पास थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है वो हमें बताना है। तो बच्चों हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को कहा जाता है? तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा आंतरिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जिस देश में हुआ वह देश है? तो बच्चों ये हो जाएगा जापान। निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का कारक नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर किसी देश की पारंपरिक वेशभूषा उसका कारण नहीं है। भारत का पहला भाग जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुआ है? तो बच्चों मणिपुर के अंदर हुआ है। हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी कब किया गया? 26 जनवरी 1949 को। अगला है, योजना आयोग की स्थापना की गई थी? तो बच्चों 1949 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो 10 के अंदर तो सी होगा, 11 की बात करें तो बच्चों यहाँ पर बी होगा। 11 के अंदर जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा बच्चों? बी होगा। क्या होगा बच्चों? बी होगा। 11 के अंदर बी है ही है। उसके बाद अगर 12 की बात करें तो यहाँ पर बच्चों बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 12 का भी बी होगा, यानी 1950 में। अगला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणा है या प्रणेता है कौन है बच्चों? तो उपयुक्त सभी है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो, तीनों ही क्या होंगे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो बच्चों बेलग्रेड के अंदर 1961 में हुआ था। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है, यानी किसका इससे संबंध रहा है? तो बच्चों वीवी गिरी का था। कांग्रेस सिंडिकेट के अगुवा कौन थे ये हमें बताना है। तो बच्चों हो जाएगा के कामराज। पंजाब हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो बच्चों 1966 के अंदर। नई आर्थिक नीति को अपनाते समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो बच्चों मनमोहन सिंह थे। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें 6 खाली स्थान पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न हमारा 1 नंबर का होने वाला है। दक्षिणी कोरिया के देशों में सबसे पहले ने आर्थिक अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया है? तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हमारा श्रीलंका। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? श्रीलंका। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच नदी के जल को लेकर समझौता हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर कौन सी नदी थी? सिंधु नदी थी। सुरक्षा की धारणा को मानवता की सुरक्षा कहा जाता है? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा अपारंपरिक। क्या हो जाएगा? अपारंपरिक धारणा को। अगला है, 2003 के में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है? तो बच्चों बिजली अधिनियम। कौन सा अधिनियम है यहाँ पर बच्चों? बिजली अधिनियम। बिजली अधिनियम में। अगला है, से उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं? तो बच्चों यहाँ जाएगा वाम। क्या होगा? वामपंथ। वामपंथ से। अगला है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? तो बच्चों 370 को, अनुच्छेद जो 370 था इसको समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न हमारा 1 नंबर का होने वाला है। तो बच्चों पहला सवाल है, सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी? तो बच्चों पूर्व सोवियत संघ के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को अनाप शनाप कीमतों पर निजी कंपनियों को बेचने को इसके इतिहास की सबसे बड़ी गरज सेल कहा गया है। दूसरा है बच्चों यहाँ पर जो सवाल है, बच्चों ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, वापस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साप्टा में क्या वायदा किया गया? तो साप्टा में पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वादा किया गया था। अगला है, व्यापकतम अर्थ में मानवता की रक्षा से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों व्यापकतम अर्थ में मानवता की रक्षा से आशय
अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति। अभाव और भय से मुक्ति। विश्व जलवायु के संदर्भ में अंटार्कटिका महाद्वीप की क्या उपयोगिता है? तो बच्चों विश्व जलवायु का संतुलन बना रहे। अगला सवाल है वैश्वीकरण की नीति से क्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रौद्योगिकी। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? प्रौद्योगिकी। अगला है बॉम्बे प्लान क्या है? तो बच्चों 1944 में बॉम्बे में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था का जो प्रस्ताव तैयार किया गया था उसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ताशकंद समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो बच्चों ताशकंद समझौता 1966 में भारत व पाक के मध्य हुआ था। भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ था। किस किसके बीच बच्चों? 1966 में भारत और पाकिस्तान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बच्चों? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये नारा दिया गया था। अगला सवाल है भारतीय भूभाग में किस क्षेत्र को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है? उन राज्यों के नाम बताइए। तो बच्चों यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को, जैसे असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। अगला सवाल है कि मंडल मुद्दा से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों अन्य पिछड़े वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा गया है। मंडल आयोग को आधिकारिक रूप से क्या कहा गया है? तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया है। अगला सवाल है 12 भारतीय दलीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहला है बच्चों बहुदलीय व्यवस्था और शासन सत्ता को मर्यादित करना। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 था उन सभी के आंसर आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। 1 से लगाकर 12 तक के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ से हमें बच्चों लघुतरात्मक प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 नंबर का होने वाला है। पहला सवाल है सार्क की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? यानी जो सार्क है उसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण करने की कामना तथा उनके जीवन स्तर को सुधारना। दूसरा है दक्षिणी एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा करना तथा उसको बढ़ावा देना। एक दूसरे की समस्याओं को पारस्परिक विश्वास तथा सूझबूझ तथा अभिमूल्यन की दृष्टि से देखना। ये सब क्या थी बच्चों? सार्क की स्थापना करने के उद्देश्य थे। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार क्यों दिया गया है? तो बच्चों ये हमें बताना है। चलो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार इसलिए दिया गया। पहला है ये देश द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता थे। दूसरा है राजनीतिक मामलों में इनकी सहमति सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। अगला है बच्चों बुनियादी तौर पर किसी सरकार द्वारा युद्ध की स्थिति में क्या क्या विकल्प होते हैं? तो हमारी दृष्टि में बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर है इनमें से 2 प्रमुख है। कौन कौन से? युद्ध से होने वाले विनाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने में रुक जाए। दूसरा यदि युद्ध ठन जाए तो अपनी सुरक्षा करना, यानी अगर युद्ध ठन जाए तो अपनी सुरक्षा करना। पर्यावरण आंदोलन को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण की हानि को चुनौतियों के मद्देनजर विश्व के विभिन्न भागों में पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ता की सक्रियता सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्यवाही की नई सोच ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। इसी को पर्यावरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है पीसी महालनोबिस कौन थे? तो पीसी महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। उन्होंने सन 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। वे दूसरे पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे तथा तीव्र औद्योगिकरण एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक भी थे। अगला है बच्चों नौ के अंदर हमें मिलान करना है। पहला है वार्सा पैक्ट। तो बच्चों ये किसका था? सोवियत संघ का। रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों 1962 में। रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई थी तो 1965 में। और अरब इजराइल युद्ध कब हुआ था? 1973 के अंदर हुआ था। कांग्रेस की फूट के पश्चात कौन से 2 राजनीतिक दल उभरे? तो 1969 में कांग्रेस विभाजन के पश्चात 2 राजनीतिक दल सामने आए। उनमें नाम आए तो बच्चों उनमें कौन कौन सा था नाम? कांग्रेस आर तथा कांग्रेस ओ थे। कांग्रेस आर का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी, वहीं कांग्रेस ओ का नेतृत्व सिंडिकेट कर रहा था जिसका अध्यक्ष निज लिपंका था। अगला है बच्चों 1977 में चुनाव में जनता पार्टी की जीत के कोई 2 कारण बताइए। तो इंदिरा गांधी की घटती लोकप्रियता, श्रीमती गांधी द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा से उनकी लोकप्रियता घट गई, इससे कांग्रेस हार गई। जयप्रकाश नारायण का व्यक्तित्व। जयप्रकाश नारायण इस दौर के
सबसे करिश्माई व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपार जन समर्थन प्राप्त था। जनता पार्टी को जिताने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अलगाववाद के 2 उदाहरण दीजिए। तो भारत में अलगाववाद के 2 प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। 1960 में डीएमके तथा अन्य तमिल दलों ने तमिलनाडु को भारत से अलग करवाने का आंदोलन किया। दूसरा है, असम के मिजो हिल के लिए जिले के लोगों ने भारत से अलग होने की मांग की थी। इसे पूरा करवाने के लिए उन्होंने मिजो फ्रंट की स्थापना की थी। 13वां है, इंदिरा साहनी केस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो 1990 में अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों में से एक को लागू करने के फैसले का उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध हुआ। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई। यह प्रकरण इंदिरा साहनी केस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी उनमें एक नाम इंदिरा साहनी का भी था। अगला बच्चों खंड से है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होने वाला है। यूरोपीय संघ ने अपना राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रभाव किस प्रकार क्रियान्वित किया था। अथवा का सवाल है, माओ युग के पश्चात चीन में अपनाई गई नई आर्थिक नीतियां, इसके कारण एवं परिणाम को स्पष्ट कीजिए। तो यूरोपीय संघ ने निम्न रूप में राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रभाव क्रियान्वित किया था। पहला है, यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। विश्व व्यापार में इसकी सहभागिता अमेरिका से 3 गुनी है। दूसरा है, यूरोपीय संघ का एक सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है तथा कई देश इसके अस्थायी सदस्य है, इसलिए यह अमेरिका सहित सभी देशों की नीतियों को प्रभावित कर रहा है। तीसरा है, सैन्य शक्ति के दृष्टिकोण से इसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के पश्चात सर्वाधिक है। अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसका दूसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यह राजनीतिक तथा सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है। अथवा का सवाल है कि बच्चों, माओ युग के पश्चात चीन की नई आर्थिक नीतियां, अमेरिका से संबंध बढ़ाना, कृषि, उद्योग, सेना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण का रास्ता अपनाना, आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति अपनाना तथा खेती एवं उद्योगों का निजीकरण करना। कारण कौन कौन से? पहला है, बढ़ती आबादी को विकास का लाभ पहुंचाना। दूसरा है, खेती की पैदावार द्वारा उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाना। औद्योगिक उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ना। विदेशी व्यापार न के बराबर और प्रति व्यक्ति आय कम होना। परिणाम, कृषि उत्पादों एवं ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी। उद्योग एवं कृषि दोनों क्षेत्रों में तेज वृद्धि। विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि। अब चीन पूरे विश्व में प्रत्येक विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा गरीबी अमीरी में खाई में बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1997 के बाद सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्य नए मानदंड समझाए गए, इनके संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अथवा का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो 1997 के बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्य हेतु मानदंड समझाए गए। इन सुझावों के अनुसार निम्नलिखित सदस्य हैं। बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देशों का योगदान ज्यादा होना चाहिए, आबादी के लिहाज से वह राष्ट्र बड़ा होना चाहिए, वह देश लोकतंत्र एवं मानवाधिकार का सम्मान करता हो, वह देश ऐसा हो जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता में नुमाइंदगी करता हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 27 सदस्यों की निषेधाधिकार शक्ति को समाप्त किए जाने संबंधी मुद्दे को उठाया गया, लेकिन इस पर कोई सर्वसम्मत राय नहीं बनाई गई। अथवा का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य तो कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, सभी राष्ट्रों के बीच लोगों के सम्मान, अधिकार एवं स्वतंत्रता सिद्धांतों का आधारित मैत्रीपूर्ण संबंधी पर विश्वास करना तथा विश्व शांति को सुदृढ़ बनाने के लिए उचित उपाय करना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा मजबूत करना, सबके लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को सम्मान को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देना, उपयुक्त सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति में राष्ट्रों के कार्यों में समन्वय बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र बनाना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात है बच्चों यहाँ पर कि आरंभ से की गई कांग्रेस पार्टी का भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्थान रहा है, क्यों? अथवा का सवाल है, जनमत की कमजोरी के कारण भारत में एक पार्टी प्रभुत्व कायम रहा, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो प्रारंभ से ही कांग्रेस पार्टी का भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्थान रहा है। इसके प्रमुख कारण ये रहे हैं। कांग्रेस भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल रहा है। भारतीय राजनीति के केंद्र में ये 2 दृष्टिकोण के प्रमुख है। प्रथम, अनेक दल एवं गुट कांग्रेस के केंद्र से विकसित हुए हैं। इसके इर्द गिर्द अपनी नीतियां तथा अपनी गुटीय राजनीति को विकसित किया। द्वितीय, भारतीय राजनीति के वैचारिक वर्णक्रम के केंद्र का अभियोग करते हुए ये ऐसा केंद्रीय दल के रूप में स्थित रहा है। दोनों देशों और
अन्य दल तथा गुट नजर आते रहे। भारत में स्वतंत्रता के बाद से केवल एक केंद्रीय दल उपस्थित रहा है, वह है कांग्रेस दल। लेकिन वर्तमान समय में दलीय व्यवस्था के रूप में व्यापक परिवर्तन आया है, जिसमें बहुदलीय व्यवस्था और क्षेत्रीय दलों के विकास ने एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति को कमजोर बना दिया है। तो का सवाल था, भारत में स्वतंत्रता के बाद तीन प्रमुख आम चुनावों का कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कायम रहा। एकल पार्टी प्रभुत्व के अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण जनमत की कमजोरी भी थी, क्योंकि नव स्वतंत्र भारत में जनमत निर्माण के आधुनिक साधन बहुत कम थे, अतः लोगों ने अधिकांशतः एक ही पार्टी को वोट दिया। दूसरा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सशक्त विपक्षी दल नहीं थे, सशक्त विपक्षी दलों के अभाव में जनमत निर्माण नहीं हो पाया है। तीसरा है, जनमत का एक बड़ा भाग निरक्षर था, वह अपनी लोकतंत्र की यात्रा शुरू कर रहा था। उसके समक्ष राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की प्रमुख नीतियां तथा उनके स्वार्थ बहुत आशाएं थी। स्पष्ट है कि देश में एकल पार्टी के प्रभुत्व का एक कारण जनमत की कमजोरी भी था। अगला है बच्चों, यहाँ पर 1975 में आपातकाल घोषित करने के पीछे कौन से घटनाक्रम हुए, कोई दो घटनाक्रम बताइए। अथवा का सवाल है, बिहार आंदोलन की घटनाओं को संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। 1975 में आपातकाल घोषित करने के प्रमुख दो घटनाएं निम्नलिखित है। पहला है बिहार आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया जा रहा बिहार आंदोलन भी 1975 में आपातकाल की घोषणा का एक प्रमुख कारण था। श्रीमती गांधी के चुनाव को अवैध घोषित करना। 1975 के आपातकाल का एक मुख्य महत्वपूर्ण कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर देना था। इसके बाद विपक्षी दल श्रीमती के त्यागपत्र की मांग करने लगे थे। अथवा का सवाल है, बिहार आंदोलन बढ़ती कीमतों, अध्ययनों के अभाव तथा प्रशासन में भ्रष्टाचारी एवं अयोग्य कर्मचारियों के विरुद्ध लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया आंदोलन था। 1974 में इस आंदोलन का श्री गणेश हुआ। जीवन के हर क्षेत्र के लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चलता रहा। अगला है बच्चों, यहाँ पर हमें 3 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला सवाल है, सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए गणराज्यों में हुए आंतरिक संघर्षों और तनाव का पर एक उल्लेख कीजिए। अथवा का सवाल है, यदि सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो एक ध्रुवीय विश्व में कौन से आर्थिक विकास नहीं होते। तो सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए गणराज्यों में आंतरिक संघर्षों एवं तनाव। सोवियत संघ के विघटन से 15 प्रभुता संपन्न राज्यों का जन्म हुआ। सोवियत संघ का मुख्य उत्तरदायित्व रूस गणराज्य में ने संभाला, क्योंकि सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्यों में संघर्ष और तनाव की स्थिति थी। पहला है आंदोलन, तनाव तथा संघर्ष की स्थितियां। केंद्रीय एशिया के अधिकांश राज्य सोवियत संघ से विघटन के पश्चात अनेक समस्याओं का सामना कर रहे थे। चेचन्या, दागिस्तान, तजाकिस्तान तथा अजरबैजान आदि देशों में हिंसा की वारदातों के कारण गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। ये देश जातीय और धार्मिक समस्याओं से जूझ रहे थे। तजाकिस्तान, यूक्रेन, किर्गिज़स्तान, जॉर्जिया के शासन में जनता नाराज थी। उनको उखाड़ फेंकने के लिए अनेक आंदोलन चल रहे थे। दूसरा है नदी जल के सवाल का पर संघर्ष। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर परस्पर भिड़ गए। विदेशी शक्तियों की इस क्षेत्र में रुचि बढ़ना। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार होने से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चुका था। फलतः अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनना चाहता है। रूस इन राज्यों को अपनी निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इस राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। चीन के हित में भी इस क्षेत्र में जुड़े और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। अथवा का सवाल है, यदि सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में पिछले 2 दशकों में हुए निम्नलिखित आर्थिक परिवर्तन विकास नहीं होते। अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण शुरू नहीं होता। द्विध्रुवीय विश्व की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित नहीं होता और व्यापार संगठन पर भी उसका वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में अमेरिका विकासशील देशों में उदारीकरण की नीति अपनाने के लिए मजबूर नहीं हो पाता तथा उन देशों में व्यापार नियंत्रण, कोटा प्रणाली तथा लाइसेंस नीति चलती रहती तो मुक्त व्यापार जैसी स्थितियां नहीं बनती। दूसरा है वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्चस्व नहीं होता। यदि सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सीमा पर अतिक्रमण करने वाले छलांग नहीं लग पाती, क्योंकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देती। न कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठन अनेक देशों में शक्तिपूर्वक अपनी बात मनवा पाते। अमेरिका ने इन अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के द्वारा ही अपने वर्चस्व का विस्तार किया है। तीसरा है पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश शोक थेरेपी के दौर से नहीं गुजरते। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के सभी स्वतंत्र गणराज्य एवं पूर्वी यूरोप के देशों में
शॉक थेरेपी के दौर से गुजरना पड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग निजी क्षेत्र की कंपनियों को पौने पौने कीमत पर बेच रहे। यदि सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो देश शॉक थेरेपी के दौर से नहीं गुजरता। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अथवा का सवाल है, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का विवेचन निम्न बिंदुओं के द्वारा किया जा सकता है। पहला है, वैश्वीकरण के युग में प्रत्येक विकासशील देश इस प्रकार की विदेश एवं आर्थिक नीति का निर्माण करना चाहता है जिससे कि दूसरे देश से अच्छे संबंध बनाए जा सके। पूंजी निवेश के कारण विकासशील देशों ने भी अपने बाजार विश्व के लिए खोल दिए हैं। विकासशील देशों में विश्व संगठनों के प्रभाव में राज्यों द्वारा बनाई जाने वाली निजीकरण की नीतियां, कर्मचारियों की छटनी, सरकारी अनुदानों में कमी, कृषि से संबंधित नीतियों का वैश्वीकरण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप राज्य ने अपने को पहले के कई लोक कल्याणकारी कार्यों से अपना हाथ खींच लिया है तथा वे अपने आवश्यक कार्य जैसे कानून व्यवस्था तथा बाह्य सुरक्षा जैसे कार्यों पर सीमित रह गई है। विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों के कारण सरकारों की अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आई है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप कई मायने में राज्य की ताकत का इजाफा भी हुआ है। आज राज्यों के पास अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है जिसके बल पर वह राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकता है। आलोचना, विकासशील देशों में आज भी निर्धनता, निम्न जीवन स्तर पर अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण विद्यमान है। इसलिए राज्य द्वारा सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी कार्य करने की महती आवश्यकता है। लेकिन वैश्वीकरण के चलते राज्य ने इन राज्यों से अपना हाथ खींच लिया है, इसलिए अनेक संगठनों एवं विचारकों द्वारा वैश्वीकरण की आलोचना की जा रही है। अथवा का सवाल है, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। तो वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है, वैश्वीकरण से लोगों को विश्वव्यापी पारस्परिक सुझाव बढ़ा है। दूसरा है, वैश्वीकरण के कारण पूंजी की गतिशीलता बढ़ी है, इससे प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा है तथा विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं पर निर्भरता कम हुई है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा विकासशील देशों को उन्नत तकनीक का लाभ मिल सकता है। वैश्वीकरण ने विश्वव्यापी सूचना क्रांति को जन्म दिया, इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है। वैश्वीकरण के कारण रोजगार की गतिशीलता में भारी वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। तो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। वैश्वीकरण की व्यवस्था धनियों को ज्यादा धनी और गरीब को ज्यादा गरीब बनाती है, इससे आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला है तथा तीसरी दुनिया के देशों में गरीबी बढ़ती रही है। वैश्वीकरण से राज्य की गरीबों के हितों की रक्षा उसकी क्षमता से कम हुई है। वैश्वीकरण से परंपरागत संस्कृति की हानि तथा लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तौर तरीकों से हाथ धो बैठेंगे। अगला है, वैश्वीकरण के चलते विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रभुता संपन्न राष्ट्रों द्वारा विकासशील देशों के बाजारों में हस्तगत करने के लिए कमजोर राष्ट्रों पर जबरन थोपी जा रही है। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास, आज का जो अंतिम सवाल है उसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो बच्चों यहाँ पर हमें एक भारत का मैप यानी भारत का नक्शा पूछा गया है, उसको हमें भारत के मानचित्र पर जो भी स्थान दिए गए हैं उनको फिल करना है। तो बच्चों भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को भरना है: पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मद्रास और झारखंड। तो बच्चों हमारा जो झारखंड राज्य है वो यहाँ पर स्थित है, त्रिपुरा यहाँ पर हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल हो गया। और अगर हम बात करें बच्चों हमारा जो मद्रास है वो किसके अंदर है बच्चों, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। अगला है बच्चों यहाँ पर जो अथवा का सवाल है उसके अंदर भी हमें भारत का मानचित्र पूछा गया है। चलो उसको भी देख लेते हैं कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को भरिए: बड़ौदा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कोल्हापुर। तो बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले बड़ौदा की बात करें तो बच्चों ये हमारा जो गुजरात राज्य है उसके अंदर स्थित है। उसके बाद कोल्हापुर की बात करें तो बच्चों ये जो हमारा है ये हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है उसके अंदर स्थित है। साथ ही बच्चों ये भारत के थोड़ा सा नीचे लक्षद्वीप आ जाएगा, अंडमान निकोबार यहाँ पर स्थित है। तो बच्चों आज हमने कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर 6 था उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।